हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर से लिए गए हैं और ऑलरेडी मैं कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ। जो भी इस चैनल पे नया है, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वॉच दोज वीडियोज एज वेल एज नाउ दिस वीडियो। इस वीडियो को करने से पहले एक ही इंस्ट्रक्शन है कि क्वेश्चन दिखते ही पहले पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन को चेक करेंगे और जिससे समझ नहीं आएगा वो सोल्यूशन को अच्छे से समझ ले। लाइट वाला जो चैप्टर है ना, ये काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे इसमें, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। आज हम कुछ 15 क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रहे हैं। नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है एक एमसीक्यू कॉन्वेक्स लेंस को लेकर। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे गिवन है कि U20 है और आपको फाइंड करना है कि फोकल लेंथ क्या हो सकता है इन 4 ऑप्शन में से। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स अगर आप अच्छे से रिकॉल करें तो वहां पे हम 6 केसेस ड्रॉ करते हैं और उस 6 केसेस में से 6th केस सबसे लास्ट केस होता है, जहां पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में और तब हमारा इमेज बनता है, वो वर्चुअल होता है और साथ ही साथ वो एनलार्ज्ड होता है। ये सारे केसेस होते हैं उसमें। तो एक तो पहली बात ये कि कॉन्वेक्स लेंस में एक ही ऐसा केस है जहां पे वर्चुअल इमेज बनेगी। हमारा जो फोकस होगा, अच्छा जिसको भी ऑप्टिकल सेंटर नहीं पता वो देख ले, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ होता है सेंटर पे और हमारा फोकस है यहाँ पे। ये कहना चाह रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दूर है बट वो बना वर्चुअल ही रहा है इमेज। इट मींस 20 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं इसके बीच में है, तो आपका फोकस कहाँ होगा? डेफिनेटली मोर देन बियॉन्ड 20 सेंटीमीटर। देखो लेस देन हो नहीं सकता, क्योंकि आप फोकस के पीछे अगर अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वर्चुअल इमेज नहीं बनेगी। ये डेफिनेटली वही केस है जहां पे आपका F मोर देन 20 सेंटीमीटर होगा। Now moving to the next question. While performing the experiment to trace the path of a ray of light passing through a rectangular glass slab, 4 students labeled their ray diagrams in the manner shown below. यहाँ पे हमें 4 स्टूडेंट्स के रे डायग्राम शो किए गए हैं। हमें बस ये बताना है कि इनमें से करेक्ट रे डायग्राम कौन सा हो सकता है। अब थोड़ा सा हाईलाइट तरीके से कर देते हैं। तो यहाँ पे बना हुआ है, ये रहा आपका नॉर्मल, ये रहा इंसिडेंट रे और यहाँ बीच में एंगल I बना हुआ है, यहाँ एंगल R है और इधर एंगल E है, इमर्जेंट एंगल ऑफ इमर्जेंस। अगर आप सेकेंड डायग्राम को देखें तो एंगल I यहाँ पर है नॉर्मल और रे के बीच में, एंगल R इस रे और इस ग्लास स्लैब के इंटरफेस के बीच में है। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन है या फिर एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ये सब नॉर्मल और रे के बीच में बनने चाहिए। किसके? नॉर्मल और जो भी रे ऑफ लाइट है उसके बीच में बनना चाहिए एंगल। तो अगर ये ग्लास स्लैब के साथ एंगल बना रहा है तो ये गलत है। आप देख सकते हो यहाँ पे I सेम ऐसा कुछ कर रहा है कि I बना रहा है ग्लास स्लैब के साथ, तो ये भी गलत है। और यहाँ पे I सही है, R सही है, लेकिन आप नीचे देखिए एंगल E ऐसी गलती कर रहा है। यानी आपका करेक्ट आंसर है ये वाला, जहां पे डायग्राम किस तरीके से बना हुआ है कि ये रहा नॉर्मल, यहां से रे आई, यहां से रे आई और ये रे निकल गई, ये रहे वो एंगल्स नॉर्मल के साथ। ठीक है, तो इतनी सी बात को ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल सा एमसीक्यू इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, refractive index of water with respect to air is 1.33 and that of diamond is 2.42। यहाँ पे आपको बता रखा है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड डायमंड का विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, ये एक तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है अपने को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया है विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड डायमंड का दिया है विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 2.42। अब करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। पहला क्वेश्चन वो पूछते हैं कि किस मीडियम में लाइट ज्यादा तेज मूव करेगा, वाटर या डायमंड। तो आपको पता होना चाहिए कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो रेयरर है। यस, यानी ये जो है ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर है उसके कंपैरिजन में।
इसीलिए स्पीड कहाँ ज्यादा होगी, स्पीड होगी ज्यादा वाटर में। इसका आंसर है वाटर। छोटी सी एक्सप्लेनेशन है और वो सिर्फ ये है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसमें स्पीड ज्यादा। ठीक है। बी पार्ट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, छोटा सा। ये पूछते हैं कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। आपको दिया है डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, बट पूछा जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपको दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑलरेडी गिवन हैं जिसमें डायमंड और वाटर दोनों की बात की जा रही है, इन दैट केस आप बस रेशियो लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का, क्योंकि दोनों के ही रिस्पेक्ट में सेम चीज थी, दोनों के ही रिस्पेक्ट में सेम ही तो बात थी, एयर और एयर। तो हम एयर को हटा देते हैं और इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो ले लेते हैं, बस बेसिकली इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा आंसर होगा 2.42 डिवाइड बाय 1.33, जिसे आप लोग सॉल्व कीजिए 1.81। यस। फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन मीडिया ए बी एंड सी, ये कहते हैं कि आपके पास 3 मीडिया हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात हो रही है। मैं ऐसे 3 मीडिया बना रही हूँ समझाने के लिए आपको। इनका कहना है कि इनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने जो दिया था वो सेम ही दिया था। ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 20, 30 और 40 हो गया, यानी यहाँ पे भी नॉर्मल बनाते हैं। ओके। अब ये कहते हैं कि इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 20 ही रहा, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 20 रहा, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 रहा और इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 40 हो गया। ठीक है। डायग्राम भले ही परफेक्ट ना हो, आप लोग प्लीज क्वेश्चन का कोर समझ लेना। ये 30 डिग्री और ये 40 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी सबका सेम है। ठीक है। ये बात रिफ्रैक्शन की हो रही है, इसे रिफ्लेक्शन के लॉज अप्लाई नहीं करना आप लोग। नाउ इन विच मीडियम विल द वेलोसिटी ऑफ लाइट बी मैक्सिमम, किस में वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी? देखो, जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा है ना, वहां ही लाइट मैक्सिमम है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम है। रीजन ये है कि इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि ये रेयर था। हाँ, इसकी लाइट इतनी ज्यादा इसलिए फैली है, इतना बड़ा एंगल से उसने इसलिए रिफ्रैक्शन शो किया है क्योंकि उसके पास कहीं ना कहीं स्पेस थी। तो क्योंकि ये रेयरर मीडियम है, इन तीनों में तो ये रेयरेस्ट है, तो अगर ये रेयर मीडियम है तो यहाँ पे स्पीड कैसी होनी चाहिए? ज्यादा। इसी कारण मैं ये कहूंगी कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड होगी सी के पास। और रीजन आप इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। मीडिया सी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाईएस्ट, व्हिच मींस दैट मीडियम इज रेयरर मीडियम एंड हेंस द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन दैट मीडिया ओनली। ओके, आई होप ये क्लियर हो चुका है। बहुत इजी। देखो, फिजिक्स के क्वेश्चन इजी होंगे सॉल्व करने के लिए अगर कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में, ताकि उससे रिस्पेक्टिव कुछ वीडियोस डाल के मैं आपकी हेल्प कर दूं, आपके कंसेप्ट क्लियर कर दूं। और अगर कंसेप्ट क्लियर है और फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, देन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। Practice will make you better in this, otherwise nothing can help you. Which property of concave mirror is utilized for using them as shaving mirrors? Theoretical question है। कॉन्केव मिरर की कौन सी प्रॉपर्टी के कारण उसको शेविंग मिरर की तरह यूज किया जा रहा है? तो 3 ही रीजन है। पहला तो वही कि ये एनलार्ज्ड इमेज बनाएगा, और अगर आप अपना फेस बिल्कुल मिरर के पास रखते हैं, विच मीन्स दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के पास रखा जाता है तो आपको पता है कि वहां इमेज जो बनती है वो एनलार्ज बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। और इसीलिए यही वो प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण हम कॉन्केव मिरर को शेविंग मिरर्स, मेकअप मिरर्स की तरह भी यूज करते हैं। नेक्स्ट, कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स पावर। पावर कैलकुलेट करना है। देखो, पावर का फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल था, 1/f। ये कैसा क्वेश्चन दिया है, लेकिन अभी भी इसमें कई लोग गलती करेंगे, और वो गलती क्या होगी कि वो इस 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट ही नहीं करेंगे, जबकि एनसीईआरटी ने ये बात क्लियरली आपके लिए मेंशन कर रखी है कि अगर आपका फोकल लेंथ मीटर में नहीं होता है, कहाँ मेंशन की है देखो, लेट्स गो टू द लास्ट पेज। और उन्होंने कहा है कि अगर आपका फोकल लेंथ मीटर में नहीं होगा तो
आप डायोप्टर यूज नहीं कर सकते। द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, ये देखिए एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, इट इज डिनोटेड बाय लेटर डी। इफ एफ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर देन पावर इज एक्सप्रेस्ड इन डायोप्टर्स। एफ का मीटर में होना जरूरी है, इसीलिए हम पहले 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे एंड इट विल बिकम 0.5 मीटर। अब इसे बस आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये 1/0.5, कॉनकेव लेंस है तो आपका एफ नेगेटिव होना चाहिए और आपका आंसर आ जाएगा -2 डायोप्टर्स। हो गया सॉल्व, ठीक है। अब कई बच्चे इसको भी गलत करके आ जाएंगे क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते, इसीलिए ये वीडियो डाली है, ध्यान दीजिए। छोटी छोटी बातों पे मैं गौर करवा रही हूँ, बस आप अच्छे से याद रख लेना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर से बनने वाला एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी कॉनकेव मिरर से बनने वाली एक इमेज है जो रियल है, इन्वर्टेड है और ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है? इसके लिए रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, लेकिन वो टेबल अपने दिमाग पे याद रखनी है। कौन सी वाली टेबल? वो टेबल बता दीजिए। तो वो टेबल है, आइए एक सेकेंड लेके जाती हूँ तुम्हें वहां। कहाँ गया रे डायग्राम की टेबल? या दिस टेबल। बात कॉनकेव मिरर की हो रही है इसलिए ये वाला टेबल। इस टेबल को अच्छे से याद रखने की जरूरी है। उन्होंने 3 बातें कही कि एक तो हमारा इमेज एनलार्ज्ड है, एक सेकेंड दो यार, यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है एनलार्ज का सिचुएशन। दूसरा उन्होंने कहा था कि रियल इन्वर्टेड बन रहा है, बट यहाँ तो वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है, तो इसको तो हम हटा देंगे, रियल इन्वर्टेड वाला केस ले लेंगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? बिटवीन सी एंड एफ। तो अगर आपको ये टेबल अच्छे से याद है तो फिर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम इजीली कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका आंसर सिंपल है, बिटवीन सी एंड एफ। अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं, दैट्स माई एंड। अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे तो ही आपको रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज इमेज मिलेगी। अगर ये रियल इन्वर्टेड ना होके वर्चुअल इरेक्ट हो जाता तो ये आंसर चेंज हो जाता। टेबल याद रखनी जरूरी है, सिर्फ रे डायग्राम के भरोसे ना बैठ के चले जाएं कि एग्जाम में तो रे डायग्राम से काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नेम द पार्ट ऑफ अ लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासिस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। आई वुड लाइक कि आप लोग इसका आंसर पहले करें एक्चुअली, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, लेकिन एकदम से हिट करे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो लेंस का वो पार्ट बताना है जहां से रे ऑफ लाइट डेविएट करे बिना ही पास हो जाती है। तो रे ऑफ डायग्राम जब हम लेंस का बनाते हैं तब हम कुछ रूल्स याद करते हैं। अभी मेरे डायग्राम बिल्कुल भी अच्छे नहीं बन रहे होंगे, बट आई होप आपके कंसेप्ट के लिए काफी हैं। और जब हम रे ऑफ डायग्राम में रे बनाते हैं तो ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, जहां से जब आप रे पास करते हैं तो आप उसे डेविएट नहीं करते हो, आप उसे सीधा ले जाते हो। तो इसका भी आंसर वही है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ही वो पॉइंट है जहां पे लाइट डेविएट नहीं होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एक स्फेरिकल मिरर है, एक स्फेरिकल मिरर है और एक लेंस है, बट इंपॉर्टेंट ध्यान ये देना है कि उन दोनों का एफ नेगेटिव है। तो वो मिरर कौन सा और वो लेंस कौन सा है? मिरर में जहां एफ नेगेटिव होता है, देखो एफ का नेगेटिव होने का मतलब है कि अगर आपका दिस इज योर मिरर तो आपका एफ लेफ्ट साइड पर बन रहा है। और अगर आपके लेंस की भी मैं बात करूं, अगर ये आपका लेंस है तो आपका एफ कहाँ है? लेफ्ट साइड पर है। अगर लेफ्ट साइड पे है तो फिर वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। यस। अब ये बताना है कि कौन सा मिरर है जिसका फोकस लेफ्ट साइड पर यूज होता है, वो है कॉनकेव, है ना। और दूसरा लेंस में भी है कॉनकेव। बेसिकली कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस ही इसका आंसर है। जब मैं ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, मैं इस उससे उम्मीद से करवा रही हूँ कि आप लोग अपने इस पर्टिकुलर चैप्टर की प्रिपरेशन अच्छे से कर चुके हैं और आपको मेरे से कंसेप्ट्स की हेल्प नहीं चाहिए, इसीलिए आई एम गोइंग जस्ट डायरेक्ट। एक रिवीजन वीडियो है, यहाँ कुछ ऐसी लर्निंग वाली चीज नहीं है। तो जिसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिसको रे डायग्राम ऐसे टिप्स पे अभी याद नहीं हुए हैं, गो लर्न एंड देन वॉच दिस वीडियो। अ क्यूब ऑफ एज 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ओवर अ प्रिंटेड पेज। ये वाला क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली इस वीडियो में इसलिए लिया है क्योंकि ये 2016 के सैंपल पेपर में था और उसके बाद नहीं आया। लेकिन और बुक में भी कहीं ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि इस टाइप के फॉर्मूले का, जो मैं अब आपको बताऊंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है और एक छोटा सा फॉर्मूला है। तो मुझे लगता है कि बुक में कहीं साइड में लिख लो, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा।
और वैसे भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो हम याद कर सकते हैं जब इतना पूरा सिलेबस याद कर रहे हैं। तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको आप लोग देख ही लीजिए कि मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि क्यूब है जिसका एज है 6 सेंटीमीटर का और उसे हमने एक प्रिंटेड पेज पे रख दिया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ क्यूब विल द लेटर्स अपीयर व्हेन सीन फ्रॉम अबव। तो उनका सिर्फ इतना कहना है कि जैसे एक पेपर है और उसके ऊपर एक क्यूब रख दिया, उस क्यूब की हाइट है 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल, दैट क्यूब इज 6 सेंटीमीटर इन हाइट। तो वो जो क्यूब है उसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर और वो कहते हैं कि जब आप ऐसे जस्ट ऊपर से देखेंगे तो कितने डेप्थ पे जाके आपको वो पेपर दिखने लगेगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा, उसको पता है ग्लास स्लैब है बीच में तो रिफ्रैक्शन तो होगा ही, पर कितना रिफ्रैक्शन कितने डेप्थ में हमें दिखेगा। अगर आपको ये वाली चीज ऐसे निकालनी हो तो आप याद रखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू एक्चुअल डेप्थ जितनी भी है, बेसिकली रियल डेप्थ, और डिस्टेंस कह सकते हैं हम, should be divided by the apparent one. apparent depth का मतलब होता है which is not the real one, जो आपको लग रहा है कि ऐसा चल रहा है, ठीक है। apparent depth का मतलब होगा कि this is not the real one, ठीक है। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, एक्चुअल डेप्थ 6 सेंटीमीटर था। अगर आप इसे सॉल्व कर लें, दिस इज AD फॉर नाउ, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर होगा 6 अपॉन 1.5 विच बिकम्स 4। तो जो भी apparent डेप्थ है दिस इज 4। अ रे ऑफ लाइट एंटर्स इनटू बेंजीन फ्रॉम एयर। एक रे ऑफ लाइट है जो बेंजीन से एंटर कर, एयर से बेंजीन में आई है और बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50। बाय व्हाट परसेंट डज द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस। हवा में थी लाइट, बेंजीन में एंटर करी है तो स्पीड तो कम होगी, कितने परसेंट से कम होगी वो ये पूछना चाह रहे हैं। अब अगर आपको किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है, अब आपको यहाँ बताना था कि स्पीड ऑफ लाइट का परसेंटेज, तो आपको ना दोनों की स्पीड पता होनी चाहिए, यानी यू शुड नो द वेलोसिटी इन एयर, जो सबको याद होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपको वेलोसिटी इन बेंजीन भी पता होनी चाहिए, तभी आप ना उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर पाओगे। वो कैसे निकालना है ये इस क्वेश्चन ने ट्रिक में दे दिया। तो आपको इन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, आपको पता है ये एक फॉर्मूला है अपना बुक में आपके एनसीईआरटी में कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, बिल्कुल। और क्या आपको सी पता है, 3 × 10⁸ कहते हैं उसे हम। तो क्या आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं बेंजीन की, क्योंकि अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेंजीन का लिया है तो यहाँ वेलोसिटी भी उसी की आएगी। बस आपको इसको सॉल्व करना था एंड आई गेस हाँ, और इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 × 10⁸। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बेंजीन। लेकिन हमारा आंसर यहाँ खत्म नहीं होता है, हमें परसेंटेज निकालना है कितना रिड्यूस हुआ। परसेंटेज निकलता है कि जो भी चेंज है डिवाइड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। तो चेंज कितना है, कितना रिडक्शन हुआ है, पहले 3 × 10⁸ था और अब हो गया है 2 × 10⁸। मैं 3 - 2 और 10⁸ को कॉमन ले लेती हूँ, क्यों खुद को पावर में इतना कंफ्यूज करना है। करेक्ट, ओरिजिनल था 3 × 10⁸ और 100 से 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, 3 - 2 इज 1/3 × 100। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 33.3% वुड बी द आंसर। ऐसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। आई होप समझ आ गया होगा, क्वेश्चंस काफी अच्छे आए हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.2 मीटर। नाउ दीज आर इजी क्वेश्चंस, मतलब ये आपने बहुत डील कर लिए होंगे इनके साथ, तो आप लोग करिए खुद भी, मैं भी साथ में कर रही हूँ। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.2 मीटर है बिफोर अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर है तो साइन कन्वेंशन हम कॉन्केव का यूज करेंगे। फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर में नेगेटिव होता है तो -20 सेंटीमीटर। सो दैट अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। यानी आपको इस बार इमेज पता है 60 सेंटीमीटर, लेकिन कॉन्केव मिरर में इमेज भी लेफ्ट साइड पर ही होती है तो -60। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यू निकालना है, यू निकालना है अपने को, एंड व्हाट विल बी द हाइट ऑफ इमेज, HI निकालना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u माइनस 1/20 इक्वल्स टू 1 में -1/60
प्लस 1 अपॉन यू। सिंपल सोल्यूशन है। शिफ्टिंग करेंगे सबसे पहले हम, शिफ्टिंग करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। एलसीएम लेना है 20 और 60 का, एलसीएम 60 होगा। -3 + 1 1 अपॉन में u which becomes -2 by 60 and u is -30। तो आपका u आ गया है -30 सेंटीमीटर। बताइए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से इस चीज में। अब आपका u आ चुका है तो हम hi को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन का ये कंपैरिजन आपको याद होना चाहिए। -v अपॉन u इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन में h। मैं h डैश नहीं लिखकर hi अपॉन में ho लिखती हूँ, बिकॉज दैट्स हाउ वो इजी लगता है। -60, u आया है -30, hi हमें कैलकुलेट करना है एंड ho होगा, देखिए ho पे ये रहा कैच कि अगर हमने इसको नहीं किया तो हो जाएगी आंसर में गड़बड़ी, क्योंकि ये था मीटर, बाकी थे सब सेंटीमीटर, तो इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके ही यूज करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके यूज करना है। तो हमारा ये हो जाएगा, अब कर लीजिए कैलकुलेट, तो -2 और ये हो गया -2 इंटू दिस, -240 सेंटीमीटर hi माइनस। अच्छा, साथ में एक एडिशनल कंसेप्ट कर लें कि अगर आपकी हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव में आ रही है, इसका क्या मतलब है। अगर आपकी हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है ना, इसका मतलब आपका इमेज इन्वर्टेड है। साइन ऐसे ही नहीं लग रहे हैं, यानी ये रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज डिजायर्ड टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक इरेक्ट इमेज चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट की, कॉनकेव मिरर f12। एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है कि f -12 सेंटीमीटर है। कहते हैं कि रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए। कॉनकेव मिरर है, आप इरेक्ट इमेज निकालना चाहते हैं। फिर से अगर मैं उस टेबल को दिखाऊं तो आपको याद आ जाएगा कि इरेक्ट इमेज तो सिर्फ एक ही केस में थी, वो थी ये वाली। सिर्फ इसी केस में कॉनकेव मिरर इरेक्ट इमेज बना पाता है, तो और वो केस होगा बिटवीन P एंड F का, बिटवीन P एंड F का। तो रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए। अगर मेरा F -12 है तो मैं कहूंगी कि फिर रेंज तो पोल और फोकस के बीच में रखनी चाहिए, और बिटवीन P एंड F, यानी जब आपसे रेंज की बात की जाए तो आप नंबर में भी बताएंगे कि फिर हमारी रेंज होनी चाहिए 0 से 12 के बीच की। यस, तो हम कहेंगे कि या तो आप लेस देन 12 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। देखिए मल्टीपल वेज हैं इसे आंसर करने के, किसी भी आप करेंगे आपको वो मिल जाएगा। बट बात अगर रेंज की है तो बस आपके आंसर्स में नंबर्स होने चाहिए। डू नॉट जस्ट राइट द थ्योरी। बिटवीन P एंड F लिख के मत आना, ऐसे लिख देना कि लेस देन 12 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि बताइए जो आपकी इमेज होगी वो छोटी होगी या बड़ी। ऑफ कोर्स बड़ी होगी, क्योंकि इस केस पे तो एनलार्ज्ड इमेज, वेरी एनलार्ज्ड इमेज बनती है ना, तो ऑफ कोर्स लार्जर होगी हमारी जो भी इमेज होगी। फिर वो कहते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए, तो जो भी आपके 6 में रे डायग्राम हमें बनाना होता है आप उसे ड्रॉ कर दें। थर्ड, दे आर आस्किंग वेयर विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी। इमेज कहां बनेगी अगर आप ऑब्जेक्ट को 24 सेंटीमीटर पहले रखते हैं। यानी अगर आपका u है, अगर आपका u है -12 तो v कहां होगा। देखो न्यूमेरिकल लग रहा होगा, लेकिन बिना सॉल्व किए भी ये हो जाएगा। अगर फोकस -12 है और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 24 था, वेरी सॉरी ऑब्जेक्ट -24, हाँ अब आ जाओ। तो अगर आपका फोकस -12 है और ऑब्जेक्ट है -24, ऑफ कोर्स आपके फोकस का डबल, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट एट C है। C का केस क्या होता है कि इमेज भी उतनी ही दूर बनता है जहां ऑब्जेक्ट होता है, तो इमेज भी कहां बनेगी, एट C, और C पे बन रही है, यानी V भी क्या होगा, -24 सेंटीमीटर। सॉल्व। इस पे न्यूमेरिकल नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना न्यूमेरिकल करके, ये डायरेक्टली हो रहा है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A 2 centimeter high object is placed at a distance of 32 centimeter from concave mirror। लगता है सारे क्वेश्चन कॉन्केव मिरर के हिस्से में ही हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर गिवन है।
डिस्टेंस आपको गिवन है -32 सेंटीमीटर, माइनस क्यों लगा रही हूँ, याद आ गया होगा, साइन कन्वेंशन। इमेज रियल इन्वर्टेड है और 3 सेंटीमीटर इन साइज है, तो एच आई क्या है, -3 सेंटीमीटर। फिर से माइनस क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि वो क्लियरली कह रहे हैं मुझे कि इमेज आपकी इन्वर्टेड है। फोकल लेंथ निकालना है मिरर का, ठीक है, और इमेज भी निकालनी ही होगी, तो एफ और वी को फाइंड करना है। पहले v फाइंड कर सकते हैं हम, वही हमारे पास एक ऑप्शन है। फॉर्मूला फिर से हम रखेंगे -v/u hi/ में ho, माइनस ठीक है, v नहीं पता हमें, सॉरी, -v/ में -32 इक्वल्स टू -3/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 32 को उधर शिफ्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। और ये हो जाएगा आपका -48 सेंटीमीटर। अब निकाल लेते हैं f। वन मोर पेज। ठीक है, तो हमारी क्या क्या इंफॉर्मेशन थी, लेट मी जस्ट हैव इट। तो अब निकालना है आपको फोकस, विच इज 1/f 1/v प्लस 1/ में u, 1/ में f इज इक्वल्स टू 1/ में -48 प्लस 1/ में -32, राइट? या इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा -96, माइनस ऊपर छोड़ते हैं, -2 -3 विच बिकम्स -5/96, और इसे तुम सॉल्व करो तो आएगा माइनस में, f की वैल्यू निकाल रही हूँ मैं सीधा, -5 या 19.2 समथिंग, या so this is your f, -19.2 centimeters. Moving to next question and the last question for today. When a concave mirror is placed facing the sun, ये बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि वो कहते हैं कि कॉन्केव मिरर को हमने रखा है, वो सन को फेस कर रहा है। अब पता है कि कॉन्केव मिरर कन्वर्ज करता है और सन काफी दूर है, तो पैरेलली अगर कोई लाइन आ रही है आपके पास, तो वो कहाँ पे जाके कन्वर्ज होती है, फोकस में। बस इसी कंसेप्ट को यूज करना है आपको कि सन से अगर लाइन आ रही है और वो कहीं पे जाके कन्वर्ज हो रही है, डेफिनेटली वो पॉइंट क्या होगा, फोकस। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि कॉन्केव मिरर है, सन को फेस कर रहा है, सन रे कन्वर्ज हो रही है और कहाँ जा रही है, 10 सेंटीमीटर, यानी एफ आ चुका है 10 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर है तो -10। अब वो कहते हैं कि इफ यू प्लेस अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग कैंडल्स, इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बता दी इन्होंने हमें। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर, लॉन्ग कैंडल फ्लेम 20 सेंटीमीटर अवे, यू हो गया -20 सेंटीमीटर। Where would you place a screen to obtain the image? हमें V कहाँ पे मिलेगा? How would see the size of image? तो HI की भी बात हो रही है और रे डायग्राम तो हम बना लेंगे। चलो अगेन मैं कहूँ तो ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपको बोला है कि F -10 है और U -20 है। F का डायरेक्टली डबल, ट्वाइस ऑफ F है हमारी U की पोजीशन। इसका मतलब ये क्या है, C। अगर आपका U C पर है तो V भी कहाँ होगा, V भी कहाँ होगा, C पर होगा, यानी V भी -20 सेंटीमीटर ही है, सॉल्व भी नहीं करने की जरूरत, ठीक है। और HI क्या होगा, वो भी तो सेम ही रहता है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, बट नेगेटिव का होगा क्योंकि इन्वर्टेड होगा, राइट। तो HI -2 सेंटीमीटर होगा। बन गया हमारा केस, और हमने तो केस भी क्रैक कर लिया। ये वो कौन सा केस है जहां पे आपका ऑब्जेक्ट होता है एट C, तो आप उसका रे डायग्राम बना सकते हैं। दैट्स इट। क्वेश्चन सॉल्व करने इतने मुश्किल नहीं है, साथ साथ में करेंगे तो ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो सॉल्व हो रहा है, अकेले करते हैं तो नहीं होता है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रखो और कंसेप्ट क्लियर करो अच्छे से। बहुत इस चैप्टर से रे डायग्राम प्रैक्टिस करना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी टेबल्स को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेना कि कब क्या हो रहा है। और साइन कन्वेंशन गलत, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। खैर, दैट्स द एंड फॉर दिस वीडियो। इसका पार्ट 2 मैं कल ही अपलोड करूंगी। मेक श्योर आप कंप्लीट पोर्शंस देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।